नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पर बात करने वाले हैं। पुणे बंद का व्यापक सामाजिक प्रभाव और उससे उपजा जन आक्रोश। देखिए, हमारा मकसद यहाँ उस अपराध को सनसनीखेज बनाना बिल्कुल नहीं है, बल्कि हम उस अभूतपूर्व सामूहिक प्रतिक्रिया को समझना चाहते हैं जिसने पूरे के पूरे क्षेत्र को न्याय की मांग के लिए सड़कों पर उतरने को मजबूर कर दिया। तो ठीक है, चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। पश्चिमी महाराष्ट्र का भोर राजगढ़ बेल्ट पूरी तरह से ठप हो गया था, और आप भी समझेंगे कि ये कोई आम बंद नहीं था। ये एक भयानक स्थानीय घटना के बाद फूटा एक स्वाभाविक सामूहिक आक्रोश था। आप सोचिए, जब किसी समुदाय के बीच कोई ऐसी घटना घटती है जो इंसानियत को झकझोर दे, तो लोग अक्सर इसी तरह व्यापक बंद और विरोध के जरिए अपना दर्द बयां करते हैं। इस प्रतिक्रिया का पैमाना ये बताता है कि लोगों के अंदर कितनी गहरी पीड़ा थी जिसने रोजमर्रा की जिंदगी को एकदम रोक दिया। इस पूरे आक्रोश की जड़ तक पहुंचने के लिए हमें घटनाओं के क्रम को समझना होगा। सब कुछ बहुत बहुत तेजी से और दर्दनाक तरीके से हुआ। शुक्रवार की दोपहर को एक 3 साल की मासूम बच्ची के लापता होने की खबर आती है। जाहिर है, लोग घबरा जाते हैं, हताश होकर खोजबीन शुरू होती है। कुछ ही घंटों बाद एक पड़ोसी के सीसीटीवी फुटेज से एक अहम सुराग मिलता है। फुटेज में आरोपी उस बच्ची को अपने साथ ले जाता हुआ दिखाई देता है, और फिर थोड़ी ही देर बाद घर से महज 700 मीटर दूर एक गौशाला में गाय के गोबर के ढेर के नीचे बच्ची मिलती है। ये टाइमलाइन खुद ब खुद उस क्रूरता को बयां करती है और हमें बताती है कि क्यों अचानक लोगों का गुस्सा इस चरम सीमा तक पहुंच गया। अब इस जानकारी में जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है संदिग्ध की पृष्ठभूमि। ये व्यक्ति उसी नसरापुर गांव का रहने वाला एक 65 वर्षीय मजदूर है और खुद 7 बच्चों का पिता है। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात जिसने समुदाय के गुस्से में आग में घी का काम किया, वो ये है कि ये शख्स कथित तौर पर बाल दुर्व्यवहार के मामलों में रिपीट ऑफेंडर रहा है। यानी वो पहले भी ऐसे अपराधों में शामिल था। जब लोगों को पता चलता है कि आरोपी का ऐसा आपराधिक इतिहास रहा है, तो गुस्सा सिर्फ उस एक अपराध तक सीमित नहीं रहता ना, वो सीधा व्यवस्था की उस नाकामी पर चला जाता है जो ऐसे इंसान को खुलेआम समाज में रहने देती है। इसीलिए इसका असर सिर्फ एक गांव तक नहीं रुका। भोर राजगढ़ बेल्ट पूरी तरह से रुक गया। जिस नसरापुर गांव में यह घटना हुई, वहां की सभी दुकानें और व्यापार पूरी तरह से बंद कर दिए गए। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। तनाव और अशांति की ये लहरें पूरे पुणे जिले में बहुत तेजी से फैल गईं। ये जो ज्योग्राफिकल फैलाव है ना, ये समझना बहुत जरूरी है। ये दिखाता है कि इस घटना ने कितने बड़े स्तर पर लोगों की अंतरात्मा को झकझोर दिया था। पूरा का पूरा क्षेत्र न्याय की मांग के लिए एक साथ खड़ा हो गया। पूरे 4 घंटे, जी हां, 4 घंटे तक विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों और पीड़िता के परिवार ने प्रमुख मुंबई बेंगलुरु हाईवे को वाड़गांव ब्रिज के पास पूरी तरह से ब्लॉक रखा। अब आप खुद सोचिए, एक प्रमुख नेशनल हाईवे का इतने लंबे समय तक जाम रहना, ये लोगों की हताशा का स्तर बताता है। ये कोई छोटी मोटी ट्रैफिक की समस्या नहीं थी। ये राज्य सरकार से एक त्वरित और कठोर आश्वासन की सीधी मांग थी। वो 4 घंटे उस सामूहिक दृढ़ संकल्प का प्रतीक बन गए। और इस हाईवे ब्लॉकेड के दौरान घटनाओं की एक चेन देखने को मिली। सबसे पहले प्रदर्शनकारियों का गुस्सा बढ़ता है और वो खेड़ शिवापुर टोल प्लाजा पर ट्रैफिक रोकने की कोशिश करते हैं। जैसे जैसे सिचुएशन बिगड़ती है और भीड़ बेकाबू होने लगती है, तो लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए पुलिस को बीच में आना पड़ता है। और इसी दखल के दौरान वीकेंड पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किए जाने के गंभीर आरोप भी सामने आते हैं। अब इस घटनाक्रम ने क्या किया? इसने पहले से ही तनावपूर्ण स्थिति को और भी ज्यादा उलझा दिया, क्योंकि अब लोगों का गुस्सा सिर्फ उस अपराध के खिलाफ नहीं था, बल्कि पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ भी हो गया था। इन सब के बीच एक बहुत ही दर्दनाक मांग इस पूरे आंदोलन का केंद्र बन गई। पीड़िता के पिता का एक वीडियो संदेश सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा, जब तक आरोपी को मौत की सजा नहीं मिल जाती, तब तक परिवार किसी भी राजनेता से नहीं मिलेगा। ये सिर्फ एक बयान नहीं है, ये एक टूटे हुए परिवार की सबसे गहरी और अड़िग पुकार है। इसी एक वाक्य ने पूरे समुदाय के आक्रोश को एक दिशा दे दी। लोगों ने मान लिया कि इस बार सिर्फ खोखले वादों से काम नहीं चलेगा। और ये बहुत ही स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि परिवार के उस वीडियो संदेश का असर कितना गहरा था। जब परिवार ने राजनेताओं से मिलने से साफ मना कर दिया, तो इसका सीधा असर राजनीतिक हलचल पर पड़ा। राज्य के मंत्री माधुरी मिसाल और जाने माने मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे जैसे प्रमुख लोगों को अपने तय कार्यक्रम रद्द करने पड़े। ये कोई आम बात नहीं है कि एक शोक संतप्त परिवार के सख्त रुख ने बड़ी राजनीतिक हस्तियों को अपने कदम पीछे खींचने पर मजबूर कर दिया। ये दिखाता है कि जब जनता और पीड़ित परिवार एक साथ बोलते हैं, तो सत्ता को भी झुकना पड़ता है।
अब अगर हम इस पूरी स्थिति को देखें तो हमारे सामने दो बिल्कुल अलग दृष्टिकोण खड़े हैं। एक तरफ है जनता की मांग, जो गहरी भावनाओं और भयंकर गुस्से से भरी है। वो चाहते हैं कि आरोपी को तुरंत सरेआम फांसी दी जाए। उनके लिए यही असली और त्वरित न्याय है। लेकिन दूसरी तरफ सरकार की प्रतिक्रिया है। राज्य सरकार ने क्या कहा? उन्होंने अपनी सीमाओं में रहते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए कानूनी प्रक्रियाओं में तेजी लाने का आश्वासन दिया है। ये तुलना न्याय की उस उलझन को सामने लाती है जहां भावनाएं तुरंत फैसला चाहती हैं, जबकि सिस्टम स्थापित नियमों और प्रक्रियाओं से बंधा होता है। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है, जिसे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने बयान से साफ किया। उन्होंने कहा कि हालांकि हर कोई चाहता है कि आरोपी को सरेआम फांसी दी जाए, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह कानून के अनुसार काम करती है। उन्होंने जनता के गुस्से को समझा, उसे जायज भी माना, लेकिन एक बहुत ही यथार्थवादी कानूनी सीमा की याद भी दिलाई। एक लोकतांत्रिक देश में लोगों की भावनाएं चाहे जितनी भी उग्र हों, राज्य तो कानून के शासन से ही चलेगा ना। सरेआम फांसी जैसी मांगे संविधान के दायरे में पूरी नहीं की जा सकती। और इस पूरी घटना पर हर राजनीतिक दल की तरफ से प्रतिक्रियाएं आईं। एक तरफ सत्ता पक्ष से मुख्यमंत्री ने परिवार की मांग के अनुसार मौत की सजा की पैरवी करने का लिखित आश्वासन दे दिया। वहीं दूसरी तरफ एक दिलचस्प बात यह हुई कि सत्तारूढ़ दल भाजपा की ही पदाधिकारी मेधा कुलकर्णी ने पुलिस के उस कथित लाठीचार्ज की खुले तौर पर आलोचना कर दी। और विपक्ष का रुख देखें तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने अधिकारियों पर न्याय की आवाज को दबाने का सीधा आरोप लगाया। तो आप देख सकते हैं कि कैसे एक स्थानीय त्रासदी ने पूरे राजनीतिक ढांचे को हिलाकर रख दिया, जहां हर कोई अपने अपने नजरिए से इस मुद्दे को देख रहा था। इस विश्लेषण के अंत में हमारे सामने एक बहुत ही गहरा और विचारणीय सवाल छूट जाता है। देखिए, जब कोई ऐसा जघन्य अपराध होता है जो इंसानियत की रूह कपा दे, तो समुदाय का तुरंत और कठोरतम प्रतिशोध मांगना पूरी तरह से स्वाभाविक है। लेकिन दूसरी तरफ हमारी लोकतांत्रिक और कानूनी व्यवस्था है, जिसकी अपनी एक धीमी, सबूतों पर आधारित प्रक्रिया होती है। तो सवाल यह है कि एक लोकतांत्रिक प्रणाली समुदाय के गहरे शोक और तुरंत न्याय की उस इच्छा को कानूनी ढांचे की सीमाओं के साथ कैसे संतुलित करती है। गहरे सामाजिक आक्रोश और लंबी कानूनी हकीकत के बीच की ये खाई शायद आधुनिक न्याय प्रणाली की सबसे बड़ी चुनौती है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। इस संवेदनशील मुद्दे को समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।